हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान विद शिप्रा में। अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एंड बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास सेकेंड है। आज हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। देखिए, हम वंशानुक्रम को ऐसे समझ सकते हैं। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम जो हमको गुण अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, शारीरिक गुण, चाहे वह आँखों का रंग हो, लंबाई हो, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हो, तो हम उसको वंशानुक्रम कहेंगे। और जो वातावरण होता है, वातावरण का तात्पर्य क्या है? जन्म के बाद से जो भी हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर रहता है, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण रहता है, अगर माहौल अच्छा होगा मतलब कि अगर हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण है वो अच्छा होगा और तो हमारी भी मानसिक जो स्थिति अच्छी रहेगी और हमारा विकास अच्छे से होगा। हमारे व्यवहार को चेंज करता है। वातावरण से जो भी प्रभाव हमको मिलता है, अच्छा मिले या बुरा मिले, वो उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे विकास पर पड़ता है। और जो भी चेंजमेंट आते हैं वो वातावरण से आते हैं। चेंजमेंट वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति में उन सभी उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करती है, उसके चारों तरफ का वातावरण। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट, यहाँ से एग्ज़ाम में सीधा पॉइंट बनता है, बहुत ट्रेंड करता है ये क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। देखिए, मानव कोश में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रत्येक पर हज़ारों, लगभग 3000 की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता की विशेषताएं बच्चों में पहुंचती हैं। जो अगर माता पिता की आँखें नीली होंगी तो हो सकता है बच्चे की भी नीली हो, या होता है कि माता पिता की आँखें नीली हों और बच्चे की ना हो, क्योंकि उसके दादा दादी के गुण भी आ जाते हैं, उसके परदादा के भी गुण आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम के द्वारा माता पिता से जो भी गुण मिलते हैं, पूर्वजों से गुण मिलते हैं, वो बच्चों में आते हैं। और 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, टोटल 40 गुणसूत्र होते हैं। ये आपको पॉइंट याद करके रखना है। आनुवंशिकता का प्रभाव क्या है? आपको ज्यों कि त्यों क्वेश्चन मिलेगा, आप इसको नोट्स, जैसे मेरे नोट्स बने हुए हैं, आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, या आप नोट कर सकते हैं। मैं वही आपको डिटो नोट्स बता रही हूँ जो मैंने खुद पढ़ाई की थी और मैंने 108 नंबर लाए थे इन्हीं नोट्स से पढ़ के। आनुवंशिकता का प्रभाव क्या है? शारीरिक बनावट। देखिए, जो भी हमारे माता पिता का लंबाई, स्वास्थ्य, आँखों का रंग, सब कुछ आनुवंशिकता पर निर्भर होता है। शारीरिक बनावट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आनुवंशिकता का। बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का। बुद्धि पर किस तरीके से पड़ता है? देखिए, बुद्धि से इस तरीके से पड़ता है कि माता पिता की बुद्धि अच्छी होगी तो अगर माता पिता के बुद्धि के जीन्स आए हैं बच्चे में तो बच्चे की बुद्धि अच्छी होगी, और जो माता पिता की बुद्धि कम होगी तो अगर आनुवंशिकता का प्रभाव है तो बुद्धि उसकी भी कम होगी। व्यक्तित्व पर प्रभाव। देखिए, माता पिता का व्यक्तित्व अगर अच्छा है, वो कोई ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे का भी व्यक्तित्व अच्छा होगा। वातावरण का प्रभाव क्या है? अब देखिए, वातावरण का प्रभाव शारीरिक लक्षण में क्या है? जो गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं वो काले, आलसी, कम परिश्रमी तथा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गोरे तथा परिश्रमी होते हैं। यह वातावरण का प्रभाव है। आपने सुना भी होगा कि जो फॉरेन में जो गोरे हैं वो उनको बहुत परिश्रमी, हार्ड वर्किंग होते हैं, जो गर्म क्षेत्रों में रहते हैं वो थोड़े से कम परिश्रमी होते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव पढ़ लिया, हम वातावरण का पढ़ रहे हैं। वातावरण का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाए इसका, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। देखिए, अगर आपको वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, आनुवंशिक यानी माँ बाप से जो भी हमको विरासत में गुण मिले हैं, या माँ बाप बहुत ही तीव्र बुद्धि के हैं तो बच्चा भी तीव्र बुद्धि का होगा। लेकिन अगर उसको उस तरीके का पर्यावरण नहीं मिला, उसको अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, उसका जो ग्रुप है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं हुआ, अच्छी संगत नहीं मिली उसको, तो वातावरण उसको अच्छा नहीं मिला तो उसकी बुद्धि विकास नहीं कर पाएगी, बुद्धि भी उसकी स्लो हो जाएगी और उसका जो बुद्धि का विकास है वो स्लो हो जाएगा, तीव्र बुद्धि नहीं रहेगी और उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में 90% आने ही आने हैं, ये आपको पॉइंट ऐसे ही पढ़ लेना है। व्यक्ति या बालक का जो विकास है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। देखिए, किसी बालक का
जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया दोनों परस्पर मिलकर काम करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आनुवंशिकता ही अकेले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर असर डालेगा, वातावरण नहीं डालेगा, या ये नहीं कह सकते कि वातावरण ही सिर्फ असर डालेगा व्यक्तित्व पर, आनुवंशिकता नहीं डालेगी। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों मिलकर ही काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बालक के प्रत्येक विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का मिश्रण आवश्यक है। अब कुछ सिद्धांत हैं जो आपको बिल्कुल ऐसे ही आपको नोट कर लेने हैं और समझ लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। यही ट्रेंड चलेगा पेपर में, आप देखना क्वेश्चन यहीं से घूम घूम कर आएंगे और आप ये थ्योरी पढ़ के जाएंगे और प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके लिए। एक बार ये थ्योरी कंप्लीट हो जाए बाल विकास की, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेके आएंगे। सिद्धांत देखिए, गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन कौन थे? सुजनकी के पिता। सुजनकी थ्योरी भी कहते हैं। एग्ज़ाम में ऐसी भी आ सकता है कि सुजनकी थ्योरी क्या है, तो आप समझ जाना गाल्टन का जो सिद्धांत है वही है सुजनकी थ्योरी। तो इसमें क्या है कि वही बात कही है, जीवों को माता पिता से ही नहीं बल्कि दादा दादी से भी जीन्स प्राप्त होते हैं। इसे शब्द साहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। अब एग्ज़ाम में आपका आ जाए कि शब्द साहचर्य का सिद्धांत क्या है, तो आपको याद रखना है वही गाल्टन का सिद्धांत कह लो, या सुजनकी थ्योरी कह लो, या शब्द साहचर्य का सिद्धांत भी कह लीजिए। देखिए, जैसे जो जीवधारी है तो माता से भी उसके आधे लक्षण आएंगे, पिता से भी आधे लक्षण आएंगे, और पिता की तरफ से दादा दादी से भी 1/4 लक्षण आ सकते हैं, दादा दादी की तरफ से परदादा परदादी के भी लक्षण आ सकते हैं, या नाना नानी के भी माता की तरफ से लक्षण आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ माता पिता से, पूर्वज से भी आ सकते हैं, दादा दादी परदादा। कभी आपने देखा होगा किसी फैमिली में कि माता पिता के भी जो आँखें हैं, आइस का जो कलर है वो ब्लू नहीं है या ब्राउन नहीं है, उनका ब्लैक है, लेकिन बच्चे का ब्लू हो गया या ब्राउन हो गया, तो कहते हैं ये किस पर चला गया। तो हो सकता है उसकी 3-4 पीढ़ी पहले किसी का रंग रहा हुआ ऐसा आँखों का, तो वो उस पर आ गया असर। ये जो डेफिनेशन आप दे सकते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं कुछ, इनकी जो डेफिनेशन है ये आप ये मान के चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए ना तो हो ही नहीं सकता। ये एग्ज़ाम में तो आएंगी एक बार नहीं 50 बार आ चुकी हैं ये। वही प्रीवियस ईयर की कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है जो आई हुई हैं वही मैंने लिखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर, माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। और वियन झा ने क्या कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थीं। आपको ये तीनों जरूर याद करके रखनी है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, पर्यावरण में वे सभी बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति का जीवन आरंभ करने के समय उससे प्रभावित किया है। देखिए, ये भी आपको याद करनी है। रॉस क्या कहते हैं, पर्यावरण वह बाह्य कारक है जो हमें प्रभावित करता है। और ये अकॉर्डिंग टू वाटसन, ये आपने डीएलएड में या बीएड जो आपने किया है उसमें भी पढ़ा होगा। ये मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर वकील चोर जो चाहे बना सकता हूँ, ये वाटसन का कहना है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी। आपका MPESB की वेबसाइट में जाएंगे आपको सिलेबस मिल जाएगा, वही मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मेरे नोट्स हैं। अब देखिए, ये बोला है समाजीकरण का क्या अर्थ है। समाजीकरण सोशलाइजेशन क्या है। देखिए, सोशलाइजेशन सामाजिक कहते हैं ना, व्यक्ति को सामाजिक होना ही चाहिए, समाज में मिलनसार होना चाहिए, सबसे व्यवहार बना के रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति नेचुरली एक सामाजिक प्राणी है। अगर वह सामाजिक नहीं होगा तो समाज, इसके अभाव में व्यक्ति एक पशु के समान है। समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक मापदंडों को जानता है, सीखता है, उनके साथ समायोजन या अनुकूलन करता है। अब सामाजिक मापदंड क्या है। देखिए, समाज में कुछ मापदंड होते हैं, क्या कि सही और गलत की पहचान जानना, यह जानना कि कौन से काम सामाजिक रूप से उपयुक्त नहीं है, दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना। अब जो सामाजिक व्यक्ति होगा, समाज में मिल रहा है, उसका चारों तरफ व्यवहार है, तो उसको पता होगा किस तरह से किसके साथ व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करना। ये सब हमको समाज से ही तो सीखने को मिलता है। हमको कैसे पता चला ये सब, अपने घर में रह के सबसे पहले तो हमारा जो प्राथमिक जो हमारा समाजीकरण होता है वो परिवार से ही होता है।
इसके बाद हम स्कूल जाते हैं, अपने दोस्त यार बनाते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं, तो हमारा सामाजिकरण होता है, हम मिलते हैं सभी से, तो हमको पता चलता है सामाजिक मापदंड कि बड़ों का आदर करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, यही तो हमको सिखाया जाता है। अपने वातावरण का संरक्षण करना है, सामाजिक संबंध स्थापित करने हैं। अब ये देखिए, बालक का सामाजिक विकास में सहायक कारक क्या है। निम्नलिखित कारक बालक के सामाजिकरण में सहायता करते हैं, अर्थात बालक इन सबसे सामाजिक तौर तरीकों को सीखता है। देखिए, जो बालक का सामाजिक विकास होता है उसमें क्या क्या कारक हैं जो उसको सामाजिक विकास में सहायता करते हैं। परिवार, देखिए एक बालक है, उसका जो प्राथमिक सामाजिक करण होता है वो परिवार से ही होता है, और परिवार में माता पिता, उसके बाद वह दोस्तों के साथ खेलता है, पड़ोस से उसको सामाजिकरण होता है, समाज में रहता है, वह स्कूल जाता है, स्कूल में तो और खेल कूद के माध्यम से शिक्षक, समुदाय, धर्म, संस्कृति, ये सारे मनोरंजक उपकरण जैसे टीवी हुआ, मोबाइल, लैपटॉप आदि सभी से उसका सामाजिकरण होता है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास मुख्यतः अनुकरण पर आधारित होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप पढ़ लेना। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़्यादा जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था में होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।